हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 31 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद नोट्स, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है, 15 क्वेश्चन कर दिए हैं आप लोगों की डिमांड पे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। दुनिया में पहली बार किस प्राइवेट कंपनी के अंतरिक्ष यानी स्पेस क्राफ्ट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया, जो कि अंतरिक्ष में है? आंसर होगा स्पेस एक्स। ओके, अमेरिकी टाइम के अनुसार देखें तो ये 30 मई को ये भेजा गया। ओके, मिशन का क्या नाम था? क्रू डेमो 2। ओके, अच्छा, इससे किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया? तो उनका नाम है रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। ओके, 19 घंटे में ये आईएसएस पर पहुंचेंगे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे हो तो अब तक पहुंच चुके होंगे। ओके, अच्छा, स्पेस क्राफ्ट की जो लॉन्चिंग है वो अमेरिका में सबसे भरोसेमंद जो रॉकेट है फाल्कन 9 उससे की गई है। ओके, देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पिछले 9 साल में ये पहली बार है जब अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा गया। आखिरी बार अमेरिका से यानी अमेरिकी धरती से 21 जुलाई 2011 को नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। इसके बाद से अमेरिका इसके लिए रूस से मदद लेता था, उसके लिए पे करता था। तो स्पेस एक्स, इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। संस्थापक कौन है? एलन मस्क। मुझे लगता है आप सबको पता होना चाहिए। स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 2002 में। मकसद क्या है इसका? तो अंतरिक्ष में, स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाना, इसका बहुत बड़ा एक टारगेट है इनका। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू एक तरह से जो इकोनॉमिक बैलेंस चेंज करने की कोशिश हो रही है ब्रिटेन के द्वारा। क्वेश्चन होगा, ब्रिटेन ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? अमेरिका को ये प्रस्ताव भेजा है, किस नाम से? आंसर होगा D10। D10 का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक 10 कंट्री। ओके, 10 डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश 10। तो इस तरह से, एक तरह से कहें तो एंटी चाइना ये अलायंस देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, अभी जब से कोरोना वायरस आया है और इफेक्ट पूरी दुनिया में फैला है, उसके बाद से एंटी चाइना जो है कामकाज पूरे दुनिया में चल रहा है। अलग अलग देश कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रभावशाली देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा अब और ना बढ़े। तो इसके लिए ब्रिटेन ने एक D10 नाम का एक क्लब बनाने की जो है प्रस्ताव रखा है, अमेरिका को भेजा है और तमाम देशों को से कहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये प्लान है, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इसमें G7 कंट्री हों। कौन कौन? तो यूके, USA, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, तो उसको शामिल करके D10 का एक फॉर्मेशन किया जाए। ओके, दरअसल क्या है, चीनी कंपनी जो है हुआवे इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और यूनाइटेड किंगडम की ये कोशिश है, ब्रिटेन की कोशिश है कि चीनी कंपनी का प्रभाव अन्य देशों पर ना पड़े। देखिए, इसके इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है दुनिया के अदर जो कंपनी है जैसे नोकिया और एरिक्सन, जिन लोगों ने 5G टेक्नोलॉजी पर काम किया है, इक्विपमेंट बनाए हैं, तो उससे काफ़ी सस्ता चीन की जो कंपनी हुआवे है उसका है। ओके, और 5G जो नेटवर्क इंटरनेट होगा आने वाले वक्त में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है मोबाइल पे भी आपकी 1 Gbps के आसपास, या कहें कि 1000 Mbps से ज़्यादा ही हो सकती है। तो इसकी मदद से क्या होगा कि ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा, स्मार्ट सिटीज़ देखने को मिलेंगे, वर्चुअल रियलिटी और बहुत सारे रियल टाइम अपडेट्स देखने को मिलेंगे। 5G जो है वो आपस में कम्युनिकेट करने वाली सिग्नलों पर आधारित ये टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से कम्युनिकेट कर सकेगी, संवाद कर सकेगी, डेटा इकट्ठा कर सकेगी और बिना ड्राइवर के कार चल सकेगी। दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ 5G टेक्नोलॉजी से बदलने वाला है जो हम लोग देखिए। चीनी गवर्नमेंट जो है वो हुआवे कंपनी के जरिए जासूसी कर सकती है, ऐसा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA वगैरह का कहना है।
ओके। अच्छा, पिछले साल अमेरिका ने इंडिया सहित कई देशों को धमकी दी थी कि वो चीनी कंपनी हुआवे को 5G टेक्नोलॉजी, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में एंट्री न दे या दूसरे देशों में एंट्री न दे, अलग अलग देशों को कहा था। हालांकि इंडिया ने अमेरिका की इस धमकी को नज़रअंदाज कर दिया था। ओके। सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2019 में हुआवे को इंडिया में 5G टेस्टिंग के लिए इजाज़त दे दी थी। मेरे बगल में आप न्यूज़ क्लिपिंग देख रहे हैं, ये उस समय का है। ओके। तो इसको लेकर चीन ने खुशी भी जाहिर की थी और अमेरिका विरोध करने के सिवा कुछ कर नहीं पाया था। हालांकि इंडियन मीडिया में समय समय पर यह बात उठती रही है, आती रही है कि चाइनीज ऐप, मोबाइल और लैपटॉप जो है वो स्पाइंग कर रहे हैं, मतलब जासूसी कर रहे हैं। मेरे बगल में आप न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हो। तो एक तरह से ये खतरा बना हुआ है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चीज़ें समझने की जरूरत है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, 5G समझ रहे हैं आप। ओके, देखिए क्या है कि इन्हीं सब जो खतरे हैं उनको देखते हुए ब्रिटेन जो है एक तरह से एक क्लब बनाने की कोशिश कर रहा है और चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं कि इंडिया जो है वो 5G के स्तर पे कहाँ पर है इंडिया में डेवलपमेंट 5G को लेकर, क्योंकि कुछ ही कंपनियाँ दुनिया में जो 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और डेवलप किया है। ओके, देखिए इंडिया में रिलायंस जियो ने खुद ही 5G टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी काम किया है। उसने इक्विपमेंट भी विकसित किए हैं, टेक्नोलॉजी पर काम किया है और सरकार से इसके टेस्टिंग की भी अनुमति मांगी हुई है। न्यूज़ क्लिपिंग आप देख रहे हो। अच्छा, फरवरी 2020 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तब उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत की थी, उसका भी न्यूज़ क्लिपिंग है मेरे बगल में। तो उस समय ट्रंप ने मुकेश अंबानी से 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था। तब अंबानी ने ये कहा था कि बिना चाइनीज कंपोनेंट के 5G टेक्नोलॉजी वो टेस्ट करने वाले हैं। जियो ने ये खुद ही डेवलप किया है और आपको बता दूं कि ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इस टेलीकॉम कंपनी में यानी जियो में फेसबुक समेत तो अमेरिका के 5 मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन्वेस्ट करने का फैसला ले लिया। तो एक बहुत बड़ा ये कदम ब्रिटेन की ओर से उठाया गया है। ओके, और हो सकता है कि रंग लाए यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का जो ये प्रस्ताव है वो रंग ला सकता है। अच्छा, अगर इंडिया जो है वो D10 क्लब में शामिल होता है तो एक तरह से चीन जो है इस पर बौखला सकता है और वो कुछ देशों के साथ मिलकर अलग क्लब बनाने की वो भी कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल हो गया, हमने बता दिया। आप लोगों की डिमांड रहती है कि थोड़ा सा मैं उसके बारे में गहराई से थोड़ी सी बातें बताऊं, इसलिए ज़्यादा बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 15 क्वेश्चन है, काफ़ी है। क्वेश्चन होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 मई। ओके, आज ही के दिन। WHO के मुताबिक तंबाकू की वजह से दुनिया में हर साल लगभग 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 80 लाख से ज़्यादा लोग टोबैको की वजह से मर जाते हैं। WHO ने ही नो टोबैको डे की शुरुआत की थी। तंबाकू की वजह से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज वगैरह वगैरह। ओके, तो अच्छा, आप लोगों ने पूछा था कि थीम बता दिया करो कि थीम क्या होता है डे का। तो इस बार नो टोबैको डे का जो 2020 की थीम है वो है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन होगा, लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसका क्या नाम दिया गया है? आंसर होगा अनलॉक 1। ओके, नाम आप ध्यान रखना। पहले हुआ लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और अब अनलॉकडाउन 1 हो रहा है। मतलब एक तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको चूँकि बहुत दिनों तक हम रोक के नहीं रख सकते, बंद नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अब कोरोना के साथ ही चलना है और अब देश की अर्थव्यवस्था को खोला जाए और जो कामकाज हैं उसको खोला जाए। तो होम मिनिस्ट्री ने अब ये अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत क्या हुआ कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जो बाकी इलाके हैं जहां पर कोरोना के मामले नहीं हैं या बहुत न के बराबर हैं, बहुत कम है, तो उन सब को खोल दिया जाए। ओके, हालांकि जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर ज़्यादा कोरोना पेशेंट हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ, वहां पर 30 जून तक जो है वो लॉकडाउन पहले के नियम के अनुसार वैसे ही सख्ती से लागू होता रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर अनलॉक 1 की गाइडलाइन लागू होगी जो 1 से 30 जून तक जारी रहेगी, यानी पूरे महीने होगी। तो पहले फेज के नियम कई सारे बनाए गए हैं, वो केवल कंटेनमेंट जोन में ही उनको ध्यान में रखकर किया गया है ताकि वो लोग जो कोरोना न फैला सकें। और आपको बता दूं कि जो कार्रवाई होगी वो किस कानून के तहत कार्रवाई होगी, ये भी
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि अभी जो कोरोना की जो पेंडेमिक चल रहा है इस वक्त, तो उसमें अगर नियमों को तोड़ते हैं तो किस कानून के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बताया था और ये सवाल आ सकता है। तो इसका आंसर होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। योगेश गौर का 29 मई 2020 को निधन हो गया, तो इनमें से किस वजह से वो मशहूर थे, क्या थे वो? आंसर होगा गीतकार। ओके, 77 ईयर के थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे और उनके कुछ गाने थे जैसे 1971 में जो रिलीज हुई थी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म आनंद, उसमें जो एक सॉन्ग था जिंदगी कैसी है पहली हाय और कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये सब गीत जो है उन्होंने ही लिखे थे। कई सारी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे थे, आनंद, बातों में, रजनीगंधा, छोटी सी बात, ये सब है, रिमझिम गिरे सावन और कई बार यूं ही दिखना, तो ये सब गीत उन्होंने ही लिखे थे। और लता मंगेशकर ने भी ट्वीट करके जो शोक जताया है उसको लेकर, उनके निधन को लेकर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिड्डियों के हमले को लेकर है। क्वेश्चन होगा भारत में पिछले 28 से 30 सालों का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है, तो किस महादेश से उड़कर यहाँ पहुँचा है? मतलब अलग अलग देश होते हुए किस महादेश से ये पहुँचा है, किस कॉन्टिनेंट से? आंसर होगा अफ्रीका। ओके, देखिए देश लगातार आपदा से जूझ रहा है। कल भी मैंने बताया था आपको, कुछ दिन पहले ही पूर्वी भारत में शक्तिशाली चक्रवात सुपर साइक्लोन अम्फान आया था। उसकी वजह से कई राज्यों में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सब में बहुत भारी तबाही हुई है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन वहाँ पूरा बर्बादी की तरह हालात हो गए हैं। और कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश जो है वो एक तरह सेहत और अर्थव्यवस्था की तबाही में जूझ रहा है। तो इसी दौरान एक और ये बड़ी आपदा आ गई है लोकस्ट की, इंग्लिश में कहते हैं लोकस्ट। टिड्डियों का ये दल है जिसने हमला किया है और पिछले 28 से 30 साल में ये सबसे बड़ा अटैक है। ओके, अच्छा, ये शुरू हुआ अफ्रीका में, फिर वहाँ से यमन, ईरान, पाकिस्तान होता हुआ इंडिया पहुँचा है और बहुत सारे टिड्डी दल जो है, उन टिड्डियों का जो दल है वो अभी भी पाकिस्तान में अभी वो आ ही रहा है। ओके, तो एक बहुत बड़ा खतरा है। और आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस का यानी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो एक संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO कहते हैं उसको, उसने कुछ वक्त पहले ही ये चेतावनी दी थी कि लोकस यानी टिड्डियों का जो अटैक है उससे खाने की समस्या, जो फूड की समस्या है, वो आने वाले वक्त में काफ़ी बढ़ सकती है। अच्छा, अभी जो हमला हुआ है इसके बारे में मैं पुरानी भी बातें बता दूं। देखिए, टिड्डियों का जो हमला है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि ये महाभारत में भी इसका जिक्र है टिड्डियों के हमले का, तो मतलब बहुत पुराना है। और भारत में टिड्डियों के हमले को रिकॉर्ड किया गया था 1812 में। ओके, 1812 में रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद से लगातार रिकॉर्ड किया जाता रहा है। उसके पहले कब हमले हुए उसके बारे में रिकॉर्ड अभी नहीं है। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो एक आता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, तो उसके डेटा के अनुसार ये 1812 में भारत में टिड्डियों का हमला बहुत बड़ा हुआ था, सबसे बड़ा। अच्छा, उसके बाद से लगातार हम लोग देखते रहे। अच्छा, 1993 में जो आखिरी बार आया था, अभी से पहले जो अटैक हुआ था टिड्डियों का, उसमें 7.18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आप सोच सकते हैं 1993 में 7.18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, कितना बड़ा नुकसान। अच्छा, सवाल ये है कि इसका इफेक्ट कब तक रहेगा। देखिए, एक बार जब ये इसका प्रकोप शुरू हो जाता है तो 2 साल तक रहता है और उसके बाद फिर 8 साल तक शांत रहता है, फिर धीरे धीरे अटैक होता है। और ये जो झुंड है, इतना बड़ा झुंड जो आया है वो पिछले कई दशक बाद आया है, करीब 28-30 साल बाद होता है। ओके, तो इससे क्या नुकसान होता है उसके बारे में आगे बताता हूँ। उससे पहले देखिए, टिड्डियों का जो प्रजातियां हैं वो करीब 10,000 के आसपास प्रजातियां पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में केवल 4 ही प्रजातियां हैं, जैसे रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवाजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल है। तो इसमें जो राजस्थानी टिड्डा है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। ओके, तो उसी तरह का की एक्टिविटी जो है वो वहाँ से आई है, अफ्रीका से होके हुए आई है। अच्छा, इससे नुकसान का जायजा कर लें तो लगातार नुकसान हुए हैं, अफ्रीका से लेकर और इधर पाकिस्तान और इंडिया तक नुकसान करता आया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ बहुत नुकसान हो चुका है और जो संयुक्त राष्ट्र का संगठन है FAO, उसका कहना है कि वहाँ पर जो बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ फूड की, खाने की बहुत कमी होने वाली है। अच्छा,
इंडिया जो है उस पर इस अटैक का तुरंत असर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की फसल कट चुकी है, गेहूं की फसल कट चुकी है और जो क्रॉप है वो खेतों से लगभग हट चुका है। तो इस वजह से सीधे तौर पर इसका फसल पे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये एक साथ बहुत बड़े दायरे में आते हैं और सीधा चट कर जाते हैं, पत्तों को खा जाते हैं, फसलों को खा जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये प्रजनन बहुत तेज़ी से करते हैं और इनका असर अगले 2 साल तक रहना है, ऐसी आशंका है। तो अगले 2 साल में जो भी फसलों का उत्पादन होगा, हो सकता है कि वो बहुत कम हो जाए, वो फसलों को ये टिड्डे खा जाएं। अच्छा, एक लोकस जो है ना, वो एक दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है और मौसम अच्छा रहे, रेनी सीजन हो, तो इसकी आबादी जो है वो 3 महीने में 20 गुनी आबादी हो जाती है। मतलब बहुत तेज़ी से ये फैलता है और रेनी सीजन में इसके खाने की क्षमता भी बढ़ जाती है, अपने वजन जितना ये खाना खा सकता है। अगर बात करें कि एक दल कितने लोगों का खाना खा सकता है एक दिन में, तो 35,000 लोगों का खाना खा सकता है और ऐसे बहुत सारे हैं। इंडिया में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली के भी कई सारे इलाके में टिड्डियों का हमला हुआ है। हो सकता है ये आपको पूर्वी भारत की ओर भी, पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत की ओर भी बढ़े, तो इसलिए इससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ओके, अच्छा, 1 किलोमीटर के एरिया में 80 मिलियन लोकस हो सकते हैं, मतलब 8 करोड़ लोकस हो सकते हैं। तो इतने ह्यूज संख्या में वो आते हैं और इंडिया में ऐसे करीब 10 ग्रुप का अटैक हुआ है, मतलब 80 करोड़ टिड्डे वो आए हुए हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, रोका कैसे जा सकता है, ये भी सवाल उठता है। तो रोकने का तरीका है कीटनाशक, ढोल बजाया जाए। कीटनाशक की वजह से उनको वो मरते हैं और उसकी आबादी को रोका जा सकता है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर आप कीटनाशक छिड़क पाएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। एक और बात कि इसको रोकने के लिए थाली बजा रहे हैं लोग, खेतों में धुआं करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाल में डीजे का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है, तो खेत में ही डीजे लगातार बजाया जाता है और डीजे की आवाज़ से या भी किसी भी कंपन की आवाज़ से वो अपना रास्ता बदल लेते हैं या खेत से हटकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो टिड्डियों का जो ये हमला हुआ है बहुत ही चिंताजनक है सरकार के लिए भी। सरकार कोशिश कर रही है, लोग भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये ज़रूरी है इसको कंट्रोल करना? क्योंकि भारत ऑलरेडी 102वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ओके, भूख का जो इंडेक्स है उसमें 102वें स्थान पर, बहुत ख़राब स्थिति। हालांकि भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन अब खाद्यान्न की कमी की स्थिति हो सकती है टिड्डियों के हमले की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जनवरी टू अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और 2019 का भी करंट अफेयर्स है विद नोट्स, डिटेल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अमेजोन पर तो बुक भी है, और बुक अब तमाम जगहों पर जाने लगा है, लॉकडाउन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसे में तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन देख लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 मई। ओके, कल था 30 मई को। देखिए 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और आपको बता दूं कि भारत की आज़ादी के 14 साल बाद तक गोवा पुर्तगाल शासन के अधीन था। पुर्तगाल जो देश है उसके अंडर में था, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, और इसकी वजह से 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। लेकिन गोवा की का स्थापना दिवस है 30 मई। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सांसद वीरेंद्र कुमार का 29 मई 2020 को निधन हो गया, तो किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? आंसर होगा केरल। ओके, वो मलयालम लेखक, पत्रकार और राजनेता भी थे, राज्यसभा सदस्य थे, और कई सारे संस्थानों में वो काम कर चुके। PTI में वो निदेशक मंडल में भी शामिल थे। उनको एक इम्पॉर्टेंट जो मूर्ति देवी पुरस्कार है 2016 में मिला था हिमालय यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डोप टेस्ट में फेल होने पर वर्ल्ड एथलेटिक्स डोपिंग निरोध एजेंसी यानी वाडा ने धाविका करणजीत कौर को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर होगा 4 साल। ये जो बैन लगाया गया है उसकी अवधि, उसका टाइम 15 दिसंबर 2019 से ही ये शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में
संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वक्त के लिए बढ़ा दिया है, कितने साल के लिए? आंसर होगा 2 साल। ओके, इसका फैसला किसने किया है? तो मंत्रालयों की मंत्रिमंडलीय जो समिति है नियुक्ति की सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने ये किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रोजगार सेतु योजना किस प्रदेश ने शुरू की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए, प्रवासियों को जो समस्या हुई है, अलग अलग राज्यों से जो प्रवासी लौटे हैं कोविड-19 की वजह से, जो लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्री बंद हो गई उसके बाद, तो उसके लिए अलग अलग राज्य जो हैं वो अलग अलग योजनाएं जो शुरू कर रहे हैं ताकि मजदूरों को, प्रवासियों को वहाँ रोजगार मिल सके, या फिर अगर बाहर बुलाया भी जाए तो एक नियम कानून के अनुसार बुलाया जाए और सरकार के पास इसके बारे में इकट्ठा डेटा हो। ओके, तो एक ये मध्य प्रदेश में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आप नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? आंसर होगा उत्तराखंड। ये प्रवासी मजदूर जो हैं उस राज्य में रहने वाले जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये योजना शुरू की है। तो उत्तराखंड के भी गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान से यानी सुपर साइक्लोन से प्रभावित लोगों के लिए के राहत के लिए कितने रकम के फंड की घोषणा की है, मतलब राहत काम किए जाएंगे वहाँ पर? आंसर होगा 6,250 करोड़ रुपए। ओके, तो ये रकम जो है स्टेट ने अपने लोगों के स्थिति सुधारने के लिए और जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बादी हुई है उसको ठीक करने के लिए ये दिया जा रहा है। ओके, और इसमें कई सारे डिटेल भी हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वेदांता के बाद अब किस दूसरी कंपनी ने शेयर बाजार से डीलिस्ट होने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा अदानी पावर। ओके, देखिए इस महीने डिलिस्ट करने वाली ये दूसरी बड़ी कंपनी है। क्यों डिलिस्टिंग की कोशिश हो रही है या डिलिस्टिंग क्यों की जा रही है शेयर बाजार से? देखिए, हुआ यह है कि कोरोना पेंडेमिक के बाद जो महामारी फैली है कोरोना की, तो उसके बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बहुत जारी है और शेयरों की कीमत हाफ तक हो गई है। ऐसे में क्या है कि अपने जो कंपनी की वैल्यू है, एसेट है, उसको बचाने के लिए ये वापस उसको शेयर बाजार से डिलिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वेदांता बहुत बड़ी कंपनी है, उसने 12 मई को अपने शेयर को डिलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा था, उसकी प्रक्रिया चल रही है और अब अडानी पावर ने ये ऐलान किया है और 3 जून को एक बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। उसके बाद इसको जो है औपचारिक रूप से शेयर बाजार से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर देगा वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट का नाम बदला है, तो नया नाम क्या रखा गया? इसका आंसर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें जो प्लास्टिक शब्द था, वर्ड था, उसको बदल के अब पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया। तो ये एक चेंज आया है। सीपेट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय उसके अधीन एक बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय संस्थान है और इसमें प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल पढ़ाई होती है, रिसर्च होता है, ताकि जो प्लास्टिक उद्योग हैं, पेट्रोकेमिकल उद्योग हैं, उनको फ़ायदा हो सके। तो इसके कई जगह संस्थान है, तमिलनाडु के चेन्नई में है, अब बिहार के हाजीपुर में ये स्थित है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत है। तो उसके मंत्री कौन है? DV सदानंद गौड़ा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके जो वैल्यूएबल जो कमेंट होते हैं उनको मैं रोज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ और उसके अनुसार काफ़ी मैं बदलाव भी करता रहता हूँ। जैसे मैंने 10 से 15 क्वेश्चन किए। टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग का इशू जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं मॉर्निंग को जल्दी वीडियो देना शुरू कर दूंगा। ओके, अच्छा, इसका PDF अवेलेबल हो गया आज के करंट अफेयर्स का, फ्री में विद नोट्स, बहुत सा डिटेल के साथ। मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक है अभी क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।